अब ITR कैसे भरना है, मैं सबसे पहले कहूँगा कि हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसके बारे में कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते मत बैठिए, ठीक है, कि कैसे ITR भरना होता है। ये एक स्पेशल। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे एक व्यूवर है सुवर्णा मैडम, तो उन्होंने एक सवाल पूछा है। मैं ये सवाल आपको हिंदी में बता देता हूँ। बेसिकली इन्होंने ये पूछा है कि अगर हम अनएम्प्लॉयड PWD का जो कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस है उसके लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर PWD कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, तो क्या उस केस में हमें 3 साल के ITR जो है वो साथ में जमा करने होंगे या फिर एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे या नहीं। अब देखिए, ये वीडियो जो बनाने का रीज़न है या फिर पब्लिश करने का रीज़न है वो ये है कि हम फ्रेशर होते हैं, ठीक है, तो उस केस में ITR जो होता है या फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है, इवन इनकम टैक्स क्या होता है ये भी हमें ज़्यादा डिटेल में पता नहीं होता। तो पहली बात तो यह है कि अगर हम किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, फिर चाहे वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का हो या फिर नॉर्मल कैटेगरी का, तो क्या हमें ITR एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। बिकॉज अगर आप मेरे बाकी के अगर वीडियो देखोगे तो उसमें हो सकता है कि मैंने कहीं भी ITR मेंशन नहीं किया है, ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में। नॉर्मल कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ITR सबमिट करना ही होता है। मोस्ट ऑफ द क्या 99 केसेस में आपको ITR सबमिट करना ही होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या उस केस में हमें ITR सबमिट करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप वो सभी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक्चुअल में कहीं पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर, ठीक है। ITR सबमिट करना एज अ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपके सामने रखता है ये डिपार्टमेंट, तो वो कोई गलत बात नहीं है। उसका रीज़न ये है, बेसिकली आपका ITR ये भी वेरीफाई करने में काम आता है कि क्या सच में आपका जो इनकम है वो एज अ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर या फिर जो भी आप अनएम्प्लॉयड हो उस हिसाब से ही इनकम है या नहीं। सो बेसिकली कुछ डिपार्टमेंट वेरीफाई करने के लिए ITR आपको डिमांड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का लाइसेंस है, साथ ही साथ कौन सा डिपार्टमेंट है और कहाँ पर है, ठीक है। ये डिवीज़न टू डिवीज़न भी वेरी हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे जो वीडियो है वो इस बारे में है कि अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो या फिर आर्किटेक्ट हो, अभी अभी पास आउट हुए हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास किसी भी तरह का इनकम नहीं है, ठीक है, आपने ना कोई कंसल्टेंसी स्टार्ट की है, ना कोई आपका खुद का ऑफिस है, ना ही आपके पास किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन है, आपके पास किसी भी तरह का इनकम सोर्स नहीं है, तो क्या हमें ITR फाइल करना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों, इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन अभी आगे देने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं काम कर रहा हूँ एज अ कॉन्ट्रैक्टर या फिर एज अ रजिस्टर्ड इंजीनियर। तो उस बेसिस पर मैं ITR को किस तरह से फील करता हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ हाईली यही एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप आपके CA के साथ इस बात पर चर्चा कीजिए कि क्या मुझे ITR फील करना चाहिए या नहीं, ठीक है। उसके ही बाद जो मैं बातें बताऊंगा ये आपके लिए लागू हो सकती है। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करता हूँ। देखिए, जब मैं फ्रेशर था या फिर जब मैं पास आउट हुआ था तो मुझे कई लोगों ने कहा था कि आप ITR फील करना शुरू कीजिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपको ITR पूछा जाए, ठीक है, जो कि मेरे साथ तो नहीं हुआ। लेकिन जब मैं टेंडर फील कर रहा था तो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर लाइसेंस होने के बावजूद भी मुझे ITR देना पड़ा। अब इसमें अच्छी बात ये थी कि मैंने जो ITR थे तभी से भरना शुरू कर दिए थे, ठीक है, या फिर फाइल करना शुरू कर दिए थे। तो मेरी पर्सनल सजेशन यहाँ पर ये रहेंगी कि हो सकता है कि आपका जो इनकम है वो टैक्स पेएबल नहीं होगा, मतलब इतना भी इनकम नहीं होगा, आपकी अर्निंग इतनी नहीं होगी कि आपको टैक्स भरने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन फिर भी उस केस में आप ITR फील करना शुरू कीजिए और इसे एक मैं कहूँगा कि एक प्रोफेशनल आदत बना लीजिए, ठीक है, कि आपको ITR भरना ही है, ठीक है। अब ITR कैसे भरना है, मैं सबसे पहले कहूँगा कि हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसके बारे में कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते मत बैठिए, ठीक है, कि कैसे ITR भरना होता है। ये एक स्पेशलाइज काम है, CA लोगों का काम है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनको ये काम दीजिए, वो आपको जो भी आपका ITR है आपके हिसाब से आप उन्हें कहिए कि मैं कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस पर काम करूंगा, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर जो भी मेरा ITR है वो फिल करके दीजिए, ताकि वो आपको एक प्रॉपर वे में ITR आपका फिल करके देंगे। बिकॉज ITR जब आप फाइल करते हो तो उस वक्त वहाँ पर कई फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कौन सा फॉर्म आपका है ये आपको नहीं पता चलेगा। इवन आप अगर यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पर जानकारी देने वाला हमेशा मेरी तरह ऐसे नीचे लिख के बता दे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ या फिर कौन हूँ। बेसिकली यूट्यूब पर की इन्फॉर्मेशन को आप वैलिड नहीं मान सकते, इसलिए मैं कहूँगा कि ITR आपको फील करना है, फिर चाहे आपकी अर्निंग कम हो या ज़्यादा हो, टैक्सेबल हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको ITR फाइल करना है। और साथ ही साथ ये काम आपको खुद से नहीं करना है, बल्कि
जो आपके सीए रहेंगे उनसे ये काम आपको करवाना है। आई होप कि इस वीडियो से मदद होंगी। अब देखा जाए तो मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जब मैं फ्रेशर था तब मुझे भी यही सवाल मेरे माइंड में आता था कि मेरी अर्निंग तो नहीं है तो फिर मैं ITR फाइल क्यों करूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं टेंडर को अप्लाई करने लगा या फिर किसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ तो अब दिखाई देता है कि वो डिपार्टमेंट उस टेंडर के लिए या फिर उस रजिस्ट्रेशन के लिए 3 साल के ITR आपको डिमांड कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपके साथ ना हो, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप ITR फाइल करना शुरू कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ CA। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।